अब ये 5-7-10 साल से जब से यूट्यूब चैनल शुरू हुए, फेसबुक आया, सोशल मीडिया आया, तब से दुनिया भर की बात शुरू होगी। उससे पहले बौद्ध मठ भी यहीं थे, मंदिर और शिवालय भी यहीं थे और मस्जिदें भी यहीं थी और इनके ज्ञान भी यहीं थे। इनके ज्ञान को कोई ना जानता था, ना इनमें ज्ञान था। जब से ये सोशल मीडिया आया, तब से दुनिया भर की चर्चाएँ होनी शुरू होगी। मैं वीरेंद्र पुंडीर, मेरे चैनल का नाम आफ्टर फादर। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम आए हैं जिला शामली के गांव शामली शामला में। यहाँ पर पूर्व प्रधान जी ठाकुर उग्र सिंह चौहान जी हैं, तो चलिए इनसे थोड़ा बातचीत करते हैं। जी, कल आगरा में अखिलेश यादव जी आएंगे और रामजी लाल सुमन ने यह कहा है कि मैदान तैयार है और दो दो हाथ हो जाए। क्या यह करनी सेना के लिए सीधी सीधी चेतावनी है जी? नहीं नहीं, ये करनी सेना के लिए चेतावनी नहीं है। ये तो अखिलेश यादव को चेतावनी दे दी उसने कि तेरा सर्वनाश हो रहा। ये विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब समय विनाश का आवे तो बुद्धि काम करना बंद कर देती है। इस दुष्ट को पता है, जिसे रामजी लाल सुमन कहे हैं, कि पिछले दिनों जब लोकसभा का चुनाव था, उस चुनाव में मात्र एक ऐसे महापुरुष जिनका नाम मिहिर भोज हुआ करता था, उसे लेकर दो जातियां आपस में इस बात को कह रही थी। एक कहती कि मेरा पूर्वज है, एक कहती मेरा पूर्वज है। और इसी बात को लेकर इतना विवाद हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को 30 से 40 सीटें यूपी में खोनी पड़ी। उस हरामजी लाल को ये नहीं पता कि एक छोटी सी बात पे इतनी बड़ी चिंगारी हो सकती है। और आज उसी जाति के, उसी देश के जो साझी एक विरासत है, सूरवीर महाराणा सांगा, जो भारत की आन बान और शान है, क्षत्रिय कुलभूषण है, उस आदमी को गद्दार कहा। और गद्दार कहने के बाद भी अपनी बात से माफ़ी नहीं मांगी और ये सारा मामला अखिलेश यादव ने अपनी झोली में ले लिया। अखिलेश यादव भूल गया कि तुझे इसका कितना बड़ा नुकसान होने जा रहा। और अब 19 तारीख में अखिलेश यादव आ तो रहा उसके घर उसका हाल जानने के लिए कि तू कहीं परेशान हो रहा। बम्बी में बैठा है, लुका हुआ, छिपा हुआ, जो एक अज्ञातवास में छिप रहा, उसे देखने के लिए आ रहा कि कहीं इसका हार्ट अटैक ना हो जाए। और वो पागल दुष्ट फिर भी ये कह रहा कि इससे दो दो हाथ हो जाएं। जब पत्रकारों ने पूछा कि किस प्रकार के दो दो हाथ करना चाह रहे, आप करनी सेना से करना चाह रहे या किससे करना चाह रहे, तो फिर कह रही तो राजनीतिक मामला है, राजनीतिक हिसाब से दो दो हाथ हो जाएंगे। इस आदमी को तो यही नहीं पता कि तू सठिया गया, तेरी बुद्धि काम क्यों नहीं करती। हाँ, एक बात जरूर है कि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं इसे पुणे फिर राज्यसभा भेज देंगे, लेकिन लोकसभा में लड़का हवे ना, औकात का पता तब लगेगा इस पागल को। ये तो मतिमंद हो गया, सठिया गया भाई। ये करनी सेना के कुछ नहीं बिगाड़ने का। करनी सेना वाले ने तो कसम खा रखी, इसके हड्डी भी तोड़ेंगे, इसकी पिटाई भी करेंगे, और जहाँ मौका लगेगा ना, इस देशद्रोही का, इस गद्दार का, जो अपने पूर्वजों का अपमान करता हो, जिसे पूर्वजों के सम्मान का ना पता हो, ये आदमी आज राणा सांगा को कह रहा, तो ये इससे तो इसकी मानसिकता का पता लगे कि ये तो अपने बाप को भी गाली देता होगा, ये तो अपने बाबा को भी कहता होगा। ये है कौन? ये तो पागल आदमी है। करनी सेना का इससे कुछ नहीं बिगड़ेगा, इसे निपटा देंगे, इसका समय खराब आ रहा। अखिलेश यादव का अपने सांसदों पर कंट्रोल नहीं है? नहीं, अखिलेश यादव का तो कंट्रोल कहीं पे भी नहीं, अपने घर पे भी नहीं था। अखिलेश यादव भी तो ऐसा ही है, मतिमंद है, उसे भी ज्ञान नहीं है। वो भी अपने बाप को सिंहासन से हटा के ज़बरदस्ती अपने चाचा को पीछे करके, और तब वो समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना। क्या क्या परिस्थितियाँ रही, क्या क्या घटनाक्रम रहा, सारा संसार जानता है, पूरा भारत जानता है उसने क्या क्या किया अपने परिवार के लिए। तो वो तो भाई, वो जब खुद ही वो ही नहीं है तो उसके सांसद कहाँ होंगे? सांसद बेचारे सांसद ही नहीं रहे आज के दिन। तो कुछ ऐसा हो गया, आत्माएं मार चुके। जो आदमी एक बार चुनाव किसी पार्टी से लड़ लिया, समझो कि वो उसके हाथी या घोड़े की या कुत्ते बिल्ली की तरह या जानवरों की तरह बंध गया उस गद्दी के, वो तो रस्सों में जकड़ दिया गया। ये मानते हैं कि इनका विवेक खत्म हो जाता है जब कोई आदमी किसी पार्टी का नेता बन जा, उससे सांसद या एमएलए हो जा, तो वो समझो कि उसकी आत्माएं तो गिरवी रख दी गई। वो बोलने के लिए वो बोलने लायक नहीं रखता। यही हाल हो रहा है इसकी समाजवादी पार्टी के नेताओं का। एक भी आदमी बोलने के लिए तैयार नहीं है। सारे के सारों ने गूंगी का गुड़ खा लिया, सब चुपचाप बैठे हैं और बस अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। 27 हारा है, 25 का आधा हो गया, यानी आज 18 अप्रैल होगी,
लगभग हाफ हो गया, 1.5 साल का मामला हो रहा है। 1.5 साल में इनके फातिये पढ़ दिए जाएंगे। ये कोई कहीं होगा और कोई कहीं होगा, इनका आता पता नहीं लगने का। ये भूल रहे हैं, इन्हें ज्ञान नहीं है भाई साहब। ये जो ये कह रहे हैं ना पीडीए, ये पीडीए इनके भीतर को निकल जाएगा। इन्हें पीडीए का पता भी नहीं कहाँ गया। पीडीए वीडीए कोई कहीं नहीं है। ना इनके साथ कहीं पिछड़ा है, ना इनके साथ कहीं दलित है, ना इनके साथ कहीं आदिवासी है, ना अल्पसंख्यक है। कितना अल्पसंख्यकों को भला कर दिया इन लोगों ने। ये किसी का नहीं कुछ भी करने वाले। ये केवल अपनी रोटी सेक रहे हैं राजनीतिक दृष्टिकोण से। और ये अपमान जो करने लग रहे हैं ना, ये अपमान इन्हें गलत। एक बार अपमान हुआ था इसी प्रकार से। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने आरक्षण का लाभ दिया था इन्हीं पिछड़ों को, एससी को। और स्वर्णों का के लड़कों ने अपनी आत्महत्या की थी, आग में जल जल के मरे थे। पहली बार भारत के इतिहास में अगर कहीं पुरुषों ने, लड़कों ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क छिड़क का आग लगाई तो पहली बार लगाया था। उसने बीपी सिंह ने 20% का नुकसान करके 80% को लाभ दिया था। परिणाम क्या हुआ था कि 20% की वजह से 80 भी उनकी साथ ही रहे, 20 के बीपी सिंह का पता नहीं लगा कहाँ गए। आज भी कोई जानता नहीं कि बीपी सिंह हैं कहाँ, कौन थे और क्या थे। यही हाल इस समाजवादी का होने जा रहा। इसका अंत समय आ गया। समाजवादी पार्टी को ऐसे ऐसे इसके नेता लेकर डूब जाएंगे। ये नेता ही तो जो इस प्रकार की भाषा बोल रहे कि इनका रस टपकता जा रहा, इनकी जुबान के रस में लोग धंसते जा रहे। ये समाजवादी पार्टी के लिए घातक है। बहुत बड़ा नुकसान इस पार्टी को होने जा रहा है। 27 में पता लग जाएगा कि ये कहाँ थे। ये मोटे मोटे फ्रेम के चश्मे लगा लगा के देख रहे पीडीए कहाँ गया। इन्हें नहीं मिलने का कहीं कुछ भी। इनके सामने आएगा, क्योंकि जिस महाराणा संगा का अपमान किया इस दुष्ट ने, उसके साथ हसन खान मेवाती मुसलमान भी था। उनके साथ में भील और मीणे भी थे, जिन्हें एससी कहे हैं, आदिवासी कहे हैं। उनके साथ में जाट और गुज्जर भी थे। जो भी जरा सा स्वाभिमानी आदमी होगा, जिसकी रगों में स्वाभिमान होगा, जो राष्ट्रवादी होगा, या जो अपनी माँ बाप की सही औलाद होगा, वो कभी ये शब्द कह ही नहीं सकता जो इस नीच आदमी ने कहे हैं महाराणा संगा के बारे में। बहुत सारी बात थी कहने की। यही बात है, ये इतिहास के पन्ने कुरेदने का इसे अधिकार है। ये बाबर की औलाद होते हुए बाबर की किताब पढ़ेगा। दुनिया भर के हिंदी राइटरों की, डॉक्टर मजूमदार की किताब है, डॉक्टर ओझा की किताब है, इतिहास भारत का इतिहास है, राजस्थान का इतिहास है, बहुत सारी वहाँ की बई और ख्यात हैं, उनसे ले ले इतिहास। लेकिन ये पढ़ेगा अपने उन्हीं पूर्वजों की, क्योंकि इसके पूर्वज बाबर थे ना, उन्हीं की किताब पढ़ेगा। बाबरनामा, बाबरनामा लिखी थी किसने? बाबरनामा तो लिखने वाला बाबर ने लिखवाई थी, अमीर खुसरो पे, उसका साथी था। और ये हरामजी लाल सुमन उसी किताब को पढ़ रहा। वो इसका ग्रंथ है, वो इसने अपने घर में रख रखा है। इस दुष्ट को पता नहीं कल क्या होने जा रहा। भविष्य के गर्त में है मामला, इसे सब पता लग जाएगा 27 में इसका क्या होने जा रहा। जी 2027 में राजपूत समाज हमेशा की तरफ बटेगा या अखिलेश के खिलाफ वोट करेगा? नहीं बटेगा। क्यों? राजपूत समाज ने तो जो प्रतिज्ञा ली ना, ननोत्ते की धरती ने ये सिद्ध करके दिखा दिया था, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। और उसका पूरा पाठ दिया था हम लोगों ने, और 27 में भी पूरा पढ़ेंगे। बटेगा नहीं, एक मुश्त होकर जाएगा। और इस हरामजी लाल सुमन जो इसे तोहफा मिल रहा ना, जो इसे अखिलेश को तोहफा मिल रहा, जो ये भारत रत्न के काबिल मान रहा कि इसे भारत रत्न मिल जाएगा, इस तोहफे की जरिए इसे पता लग जाएगा 27 में क्या होने जा रहा। बटेगा नहीं, जुटेगा, इकट्ठा रहेगा, संगठित रहेगा। राजपूत समाज नहीं, बहुत सारे समाज के लोग बाग जो महाराणा सांगा को अपना आदर्श मानते होंगे, जो वीरों की पूजा करते होंगे, जो राष्ट्रवादी होंगे, जिनकी रगों में राष्ट्रवाद का खून होगा, वे सारे एक मुश्त होंगे, एक मंच पे होंगे, तब बताएंगे इसका पीडीए कहाँ है। जी रामजी लाल सुमन का एक बयान और सामने आ रहा है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह हिंदू सभी मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढ रहा है, इसलिए यदि सभी दलित इकट्ठे हो गए तो हर मंदिर के नीचे बौद्ध मठ निकलेगा। तो क्या बुरी बात है क्या अगर बौद्ध मठ निकलेगा? बौद्ध कौन थे? बौद्ध सनातनी थे, बौद्ध क्षत्रिय नहीं थे। भगवान बुद्ध के बारे में जानते नहीं रामजी लाल सुमन। भगवान बुद्ध भी तो भारतीय थे, भारतीय मूल के थे। अगर बौद्ध मठ निकलेगा तो बौद्ध मठ भी तो हमारे ही हैं, मंदिर भी हमारे हैं, बौद्ध मठ भी हमारे हैं, शिवालय भी हमारे हैं। तो ये कोई तीर मार रहा है क्या? अरे बौद्ध मठ निकलेंगे, निकलने दे, करवाओ खुदाई शुरू, जहाँ निकलेंगे। भगवान बुद्ध को पैदा हुए को 2500-2600 साल हुए।
2500-2600 साल से पहले क्या भारत नहीं था? संस्कृति नहीं थी क्या? सनातन नहीं था? मंदिर नहीं थे? शिवालय नहीं थे? ये सब चीज़ उससे पहले भी थी। सब मंदिर के नीचे कुछ नहीं निकलेगा। उन्हीं मंदिरों के नीचे उन्हीं मस्जिदों की खुदाई करी गई, जिन मस्जिदों को तोड़ के, मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें बनाई गई। सब मस्जिदों को किसने कहा? सब मंदिरों के नीचे बौद्ध मठ है ना, सब मस्जिदों के नीचे मंदिर हैं। ये तो वो भ्रमित करने के लिए लोगों को कह रहा। आज इस चीज़ को सब हर एक आदमी जान गया, बच्चा बच्चा समझ गया। इनकी बात में कोई आने वाला नहीं है। इसका पता लग गया था। करणी सेना के कुछ ही लोग भाग गए थे, बात करने के लिए गए थे आगरा में। इसका ये भी नहीं पता लगा कि ये गया कहाँ। इसका अज्ञातवास में चला गया। ब्लड प्रेशर हाई हो गया, हार्ट अटैक होने को हो रहा है। अभी तो कुछ भी नहीं है, ये तो ट्रेलर है। अभी तो बहुत सारा अभी तो ये तो एक अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। इसे तो आगे आगे जीना भारी हो जाएगा। इसके तो डर रहा सुपने में परछाई देख देख के राणा सांगा की। इसे राणा सांगा की सूरत जब दिखी ना, तो इसे ये तो प्राण छोड़ देगा अपने। मंदिरों के नीचे अगर बौद्ध मठ निकल रहे हैं तो भी हमारे हैं, भगवान बुद्ध भी हमारे थे और बौद्धिस्ट भी हमारे हैं। कहीं कोई फ़र्क नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों को इससे कहीं कोई तकलीफ नहीं है। भ्रमित ना करें, लोगों को भ्रमजाल में ना फंसावे, अपना काम करता रहे, भगवान का नाम ले। जितने दिन जीना उतने दिन की दुआई मांग भगवान से। जी, समझ में एक बात नहीं आई है, जिस तरह मुस्लिम आक्रांताओं ने मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई थी और इनका कहना है कि हर मंदिर के नीचे बौद्ध मठ निकलेगा, लेकिन जो चीज़ बाद में आती है ऊपर मिलती है। तो क्या हिंदुओं ने बौद्ध मठ तोड़ करके मंदिर बनाए थे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। इतिहास को अगर पढ़ा जाए तो इतिहास बड़ा पेचीदा विषय है और बड़ा रोचक है। अगर इसे पढ़े तो सब कुछ ज्ञात होगा। ऐसा कहीं नहीं है। देखिए, उन दिनों सनातन धर्म में कुछ कमजोरी आ गई थी और उसके बाद में बौद्ध धर्म से पहले जैन धर्म था। जैन धर्म आया, जैन के बाद में बौद्ध आया। जब जैन धर्म आया, भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और भगवान बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। तो इससे पहले 23 तीर्थंकर तो पहले होकर चले गए ना। तो जैन धर्म पहला आया। जैन धर्म और बौद्ध धर्म की आपस में लड़ाई थी। कुछ राजा जो गुप्त काल के राजा हुए, मौर्य वंश के राजा हुए, उन राजाओं में कुछ जैन धर्म के अनुयायी थे, बाद में फिर कुछ बौद्ध धर्म के अनुयायी हुए। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी हुआ। उन्होंने मंदिर नहीं ऐसे इतने वो थे भाई मंदिर तोड़ के बौद्ध मठ बनाए गए, या फिर सनातन धर्म के लोग बाग जो जो आए फिर बौद्ध इसके जैन धर्म के बाद में इसके मौर्य काल के बाद में आए, गुप्त काल के बाद में आए या मौर्य के बाद में आए, पुष्यमित्र शुंग वगैरह, उन राजाओं के टाइम में मंदिरों के निर्माण हुए। लेकिन बौद्ध स्तूप पे कहीं मंदिर नहीं है। बौद्ध स्तूप पे कहीं मंदिर नहीं है कि बौद्ध स्तूप के बराबर में मंदिर थे। ऐसा हो सकता है कि पूजा का जो स्थान था, जहाँ मंदिर थे, शिवालय थे, शिवालय के बराबर में ही बौद्ध स्तूप बनाए गए। जी, ऐसा आज तक हमारे कहीं भी सुनने में नहीं आया है कि बौद्ध मठ तोड़ करके मंदिर बनाया गया हो। नहीं, ऐसा नहीं है। बौद्ध मठ को क्यों तोड़ा जाता? बौद्ध मठ कहीं नहीं टूटे, आज भी हैं, सही सलामत है बौद्ध मठ। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि बौद्ध मठ के बराबर में कहीं मंदिर रहे होंगे। और जब मंदिरों पे हमला किया गया, वो भी सब मंदिरों पे हमला नहीं था। कुछ मंदिरों पे हमला था जो मुगल काल में हुआ है। मुगल काल से पहले भी 1-2 मंदिरों पे हुआ। तो जिन मंदिरों पे इस प्रकार के हमले हुए, जैसे अयोध्या का ही था, आपके काशी का है, आपका बनारस का है, और 2-4 मंदिरें हैं। उन मंदिरों के पास जब उनको विध्वंस करके वहाँ मस्जिद का आकार दिया गया, मंदिर का मलबा उठा के, तो ये बौद्ध स्तूप के भी मलबा उठाया गया। वो अवशेष तो मिल जाएंगे, नहीं तो ऐसा तो कहीं नहीं है। ये तो मनगढ़ंत बात है लोगों को भ्रमित करने के लिए। अब ये कुछ भी कह लें, स्वतंत्रता है, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है। जो कहेंगे वो बात इनकी दूसरे आदमी सुने, तो दिमाग पे जोर नहीं डालते और उस बात को सही मानते रहें। ये इस देश में हो रहा है।